हेलो, वेलकम टू फोकस। कई दफ़े जब वीकेंड आता है, आज सैटरडे है तो वीकेंड चल रहा है, तो घटनाएं ज़्यादा होती नहीं। घटनाक्रम जो है बहुत नाटकीय नहीं होता और लगता है सब ठीक ठाक है, ढीला ढीला है। पर देखते ही देखते कई दफ़ा बहुत बड़ी गर्मी खड़ी हो जाती है और गर्मी के पीछे और भी बड़े संकट के संकेत छिपे हुए जो थे पहले, वो सामने आने लगते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है, जो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है, उसका जिक्र हमने अपने इससे पहले वाले वीडियो में फोकस 73 में किया था। क्या था वो था लद्दाख में, वहाँ की राजधानी लेह में खास तौर पर, जो सडनली बहुत जोर से एक रिवोल्ट की सी स्थिति खड़ी हो गई। विद्यार्थियों का रिवोल्ट, स्टूडेंट्स रिवोल्ट। बीजेपी का जो दफ्तर था वो जला दिया लोगों ने, स्टूडेंट्स ने, आक्रोश में, गुस्से में, क्योंकि जो मांगे थी वहाँ की, लद्दाख की, बहुत पहले से चली आ रही हैं। जब 370 लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का 370, जब उसे हटाया गया था, तब से चल रहा है। बहुत गहरा असंतोष चल रहा है और उसके जो मेन नायक थे वो थे सोनम वांगचुक। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सोनम वांगचुक साहब का जिक्र किया था और ये भी कहा था, एक तरह का कॉशन था, चेतावनी थी कि कहीं गलती से उनके ऊपर हाथ ना रख दे सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। और मोदी और शाह की गवर्नमेंट ने वही किया, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। कल उन्हें गिरफ्तार कर लिया एनएसए के तहत। एनएसए इज ए वेरी स्टिफ थिंग, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके अंदर अंदर कर दिया, गिरफ्तार कर लिया उन्हें। अब एकदम तो जोर से उबाल नहीं हुआ है, पर अब उबाल जो थोड़ा दबने लगा था, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि ये जलाने वलाने की प्रक्रिया उन्हें अच्छी नहीं लगी थी। अब वो उठेगा और बहुत जोर से उठेगा। इसे कहते हैं जब थोड़ी उम्मीद की जाती कि जो अग्नि प्रज्वलित हो गई थी वो धीरे धीरे ठंडी होने लगे, यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत लपट रह जाए तो शायद वो भी शांत हो जाएगी। एक बेवकूफ बच्चा, एक बहुत ही बेवकूफ इंसान जाते हैं और उसके ऊपर घी डाल देते हैं। आग में घी डालना, यहाँ तो पूरा केरोसिन का डिब्बा डाल दिया। इसका बहुत भयंकर परिणाम हो सकता है, क्योंकि ये भारत में अब जगह जगह से होना शुरू हो गया। हमने बार बार कहा था कि हमारे चारों तरफ ये सब हुआ है। अभी हाल में नेपाल में हुआ, उससे पहले बांग्लादेश में हुआ, उससे पहले श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में तो चलता ही रहता है। वहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तो ऑलरेडी जेल में है। लेकिन ये बेवकूफ़ी इस घमंडी सरकार ने, मोदी और शाह साहब की सरकार ने करी दी। और ये सारी प्रॉब्लम घमंड की है, अकड़ की है, बेवकूफ़ी की है, अपने को बहुत बड़ा तानाशाह बादशाह समझने की है। इसके अलावा और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और कैसे वो बिंदु जो है घटनाक्रम के कैसे जोड़े तो क्या आकृति बनती है। दो तीन और चीज़ें हुई हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो राहुल एक फॉरेन ट्रिप पर चले गए हैं, खासतौर पे विदेशी राजधानियों में। उन्हें नेचुरली इनवाइट किया गया, इसलिए गए हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ का दौरा करेंगे, तो वो चले गए हैं। तो उनका वहाँ जाना और उससे क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वाई? क्योंकि वो भारत के विरोध पक्ष के नेता हैं अब पार्लियामेंट में, तो उनका विजिट बहुत मायने रखता है। इज इट ए प्राइवेट विजिट? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इट इज़ ए सेमी ऑफिशियल। एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है, घटना कहें, एक हैपनिंग कहें, वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस, यूएन, उसकी जनरल असेंबली सेशन चल रहा है और उसमें हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब ने अपना विजिट दौरा
कैंसिल कर दिया है, उसमें नहीं गए। जनरली वो मोदी जी बहुत उतावले रहते हैं सारे देश के लोगों को बोलने के लिए, लेकिन शायद उन्हें अंदाज होने लगा है कि क्या हो सकता है, क्या उन्हें फेस करना पड़ सकता है, किस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। उसकी कई वजह हैं। एक तो बड़ी तेज़ी से वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पर जो पश्चिमी देश हैं, वो एक के बाद एक पैलेस्टाइन स्टेट को रिकग्नाइज करना, मान्यता देना एज ए इंडिपेंडेंट नेशन शुरू कर दिया है उन्होंने। काफ़ी देशों ने कर दिया है, कनाडा ने किया, ब्रिटेन ने किया, फ्रांस ने भी कर दिया है, शायद वो करने की कगार पर था, बहुत सारे उन्होंने कर दिया है। तो मोदी जी के लिए बड़ा एम्बैरसिंग हो जाता, क्योंकि सवाल उठते और वो क्या पक्ष लेते, क्योंकि वो तो खुल करके जो नेथान्याहू साहब हैं इजराइल के, उनके पक्ष में बोलते रहे हैं। उन्होंने खुल के कभी खुले दिल से पैलेस्टाइन का समर्थन किया नहीं, चुप रहे, चुप्पी चुप्पी सी रखी। और यही चीज़ यूक्रेन के मामले में हुई। इतना बड़ा हमें फाइन देना पड़ेगा, 50% हमारे ऊपर वो लगा दी ट्रम्प साहब ने, टैरिफ लगा दिया। किस लिए लगा दिया? क्योंकि हमने चुपके चुपके रशिया से ऑयल लिया, तो उसका गहरा खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ रहा है। तो वो भी वजह है, उसके भी सवाल उठ सकते हैं। दूसरे, इस दौरान जिस तरह से ट्रम्प ने हमारे भारतीयों को बाहर में वहाँ से जो रेगुलर तरीके से नहीं गए थे, उन्हें पकड़कर बेड़ियों और हथकड़ियों में वापस भेजा, उसके सवाल भी उठने वाले थे इस बार, क्योंकि बहुत से भारतीय ज़रूर उठाते, क्योंकि एक्सीडिंगली मोदी साहब की जो छवि है वो बिगड़ती जा रही है। इसमें सबसे बड़ी नाटकीय चीज़ जो हुई, जो एक सिंपल लग सकती है एक तरह से, पर उसका बहुत बड़ा इमोशनल असर होता है, वो क्या है कि एक महिला को, एक इमिग्रेंट महिला को, जो 1991 में किसी तरह से अमेरिका चली गई थी, वहाँ रही, बच्चे हुए और वो ग्रैंड मदर हो गई, उसके पोते भी हो गए, उसको पकड़ करके इसी तरह से जैसे दूसरे उनको भेजा गया था, पहले तो जेल में रखा कुछ दिन और फिर वापस भेज दिया गया, बहुत प्रार्थनाएं करने के बावजूद। एक बुढ़िया औरत जिसके पूरी उसकी जो उसका परिवार है, उसके बच्चे, उनके उनके बच्चे, पोते पोतियां सब अमेरिका में है, पर उसको बेरहमी से वापस भेज दिया गया। ये सब सवाल हमारा जो डियास्पोरा है, हमारे जो भारतीय लोग हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, वो सवाल करने ही वाले थे। और मोदी जी, हकीकत में आप एनालाइज कीजिए तो मोदी साहब एक बहुत ही कापुरुष टाइप के व्यक्ति हैं। प्रेस का सामना नहीं कर सकते, टेढ़े सवालों का जवाब नहीं दे सकते, टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर बोल नहीं सकते। तो मोदी साहब को लगा इस बार, एक तो राहुल गांधी है वो बाहर है और उसी वक्त वो जाए तो सवाल टेढ़े से भी ज़्यादा टेढ़े हो सकते हैं। उसका बेस्ट है कि जवाब देने की स्थिति में ही नहीं जाओ ही नहीं। एक और जो बहुत ही एम्बैरसिंग चीज़ होती है, जिसका सामना उन सवालों का मोदी जी को करना पड़ता, वो ये कि ट्रंप ने जो वीज़ा होता था वहाँ जाने का प्रोफेशनल्स का, उसकी फीस उठा करके अचानक $1000 कर दी। जिसका मतलब अगर प्रोफेशनल्स वहाँ जाना चाहते हैं तो $1000 का मतलब हुआ 88 लाख, 88 लाख। इसमें भी हम वीडियो कर चुके हैं। ये सारे सवाल मुंह बाय मोदी जी के सामने खड़े हो जाते और उनको बहुत ही एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता और वो निरुत्तर होते ही जाहिर था। सबसे बड़ी चीज़ जो उन्हें सामना करना पड़ता वो अगेन रशिया के बारे में था, रशियन ऑयल को लेकर, क्योंकि अभी तक खुल करके मोदी जी ने कोई अपनी जो उनका क्या थिंकिंग है, क्या कदम होगा, वो सामने रखा ही नहीं है। तो मोदी जी ने शायद वो रास्ता चुना जिसमें उन्हें कोई किसी टेढ़े सवालों को, टेढ़ी रोशनी का सामना ही ना करना पड़े, लाइक एनी कवर्ड इन माय व्यू। बिकॉज एक चीज़ एक्सीडिंगली एवरी डे क्लियर होती जा रही है कि मिस्टर मोदी, आपके सितारे अच्छे थे, आप चालबाजी से, धोखे से लोगों को सपने दिखाकर बार बार, क्योंकि वो वोट दिखाना आता आपको, आपने वोट ले लिए, वोटों में भी धांधियाँ हुई,
आप सत्ता में आ गए, लेकिन आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है। ना आपके अंदर एक अच्छा दिल है, ना अच्छा दिमाग है, एक अजीब सी कुटिलता वाला मस्तिष्क है आपका, कुटिलता वाली पर्सनैलिटी है। ये भारत का दुर्भाग्य है कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री इस वक्त है और ये दौर हमें झेलना पड़ रहा है। बट इफ गुड थिंग्स पास, बैड थिंग्स ऑल्सो पास। आई एम श्योर भारत ने बार बार अपने आप को फिर से उठाया है, निखारा है, और एक जबरदस्त शक्ति के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में भारत एक वैचारणीय रूप से, विचार की दृष्टि से एक मार्गदर्शक के रूप में उठा है। और मार्गदर्शक जब मैं कहता हूं तो मेरा ताल्लुक बिल्कुल भी किसी पर्सनैलिटी से, किसी शख्स से, किसी ह्यूमन से बिल्कुल नहीं है, और मोदी जी से तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो इस लायक है नहीं। लेकिन हमारे यहाँ हैं उभरते हुए बहुत ही लायक, होनहार, ईमानदार, सिंसियर लीडर्स भी हैं। राहुल गांधी खुद एक ऐसे लीडर है, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि उनके अंदर एक तरह की मूर्ति है, गांधी है उनमें, बुद्ध है उनमें, और एक होशियार चाणक्य भी है उन्हीं में। तीनों तरह के पर्सनैलिटी है उनकी। आज इट वॉज ए काइंड ऑफ एनालिटिकल ओवरव्यू अबाउट द सिचुएशन दैट वी आर फेसिंग। आज फोकस में, इस एपिसोड में 74 में बस इतना। प्लीज एक प्रार्थना आपसे करनी है, वी डू नीड योर सपोर्ट, एनकरेजमेंट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस पे कमेंट्स दें, शेयर करें अगर ठीक लगता है तो। एटलीस्ट दिस मच वी कैन expect, request you to do. Thank you.